Hello students, this is Vishesh Jain and now we are going to study historical background of Indian Constitution part 3। तो इससे पहले हमने दो पार्ट्स इसके कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देख लीजिए, क्योंकि ये जो पार्ट है उन्हीं पार्ट्स का एक्सटेंशन है। तो ये पार्ट समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी यदि आप वो दो पार्ट पहले देख लेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पढ़ा था कि उसमें एक ऐसा प्रोविज़न डाला गया है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन आएगी जो उस एक्ट को रिव्यू करेगी और देखेगी कि वो कैसा काम कर रही है, उसमें क्या खामियां है, क्या सही है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो उसमें ये प्रोविज़न था कि हर 10 साल में एक कमीशन आएगी। तो 1919 का एक्ट था, तो इस हिसाब से 1929 में कमीशन आनी चाहिए थी, लेकिन 2 साल पहले ही यानी 1927 में ही साइमन कमीशन आती है, जिसमें उस कमीशन में 7 मेंबर्स होते हैं जो सारे के सारे ब्रिटिशर्स होते हैं, जिसकी वजह से इस कमीशन का बहुत ही ज़्यादा अपोज किया जाता है इंडिया में। और हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, वो इस कमीशन का अपोज करती है, दोनों कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लेकिन इस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि उसने अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि ये जो डायरची है जो आप प्रोविंसेस में लेके आए हो 1919 के एक्ट में, इसको अबॉलिश कर दिया जाए और इसके बदले एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन हो प्रोविंसेस में भी। यानी डायरची में क्या था, एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में तो गवर्नर एडमिनिस्टर करता था और रिस्पॉन्सिबल होता था, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट्स में गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था प्रोविंसेस में। तो इसने कहा नहीं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में भी होनी चाहिए। और इसने ये भी कहा कि एक फेडरेशन का गठन किया जाए जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों हो। और इसने कम्युनल इलेक्टोरेट के कंटिन्यूशन की भी बात की, जो हमारा 1909 में शुरू हुआ था मुस्लिम के लिए, उसके बाद एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, यूरोपियंस के लिए भी आ गया था। ठीक है, तो उसने उसी के कंटिन्यूशन की बात की। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, साइमन कमीशन का जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस समय लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी एक लाठी चार्ज में। तो जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सॉन्डर्स मर्डर केस हुआ था। तो फिर भगत सिंह ने एक बात भी कही थी लाला लाजपत राय की डेथ के बाद कि अब ना खोले खून जो तेरा, खून नहीं वो पानी है, काम ना आ सके देश के जो बेकार वो जवानी है। तो बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी है भगत सिंह, शहीद आज़म भगत सिंह। सदियों में एक बार जन्म लेती है ऐसी पर्सनैलिटी। तो कभी सिर्फ और सिर्फ शहीद आज़म भगत सिंह पे भी एक वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है हमारा कम्युनल अवार्ड। इसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं कम्युनल अवार्ड का। इस समय कम्युनल अवार्ड में बेसिकली ये था कि जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनल्ड, वो एक प्रोविज़न लेके आए थे जिसमें इन्होंने कहा था कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है वो डिप्रेस क्लासेस के लिए भी बढ़ा दिया जाए। मतलब पहले मुस्लिम के लिए था, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस वगैरह के लिए था, तो इन्होंने कहा था कि एक डिप्रेस क्लासेस के लिए भी इसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन गांधी जी को ये लगा कि भाई इससे तो देश टूटेगा, ये तो नेशनल यूनिटी के खिलाफ है। तो गांधी जी उस समय जेल में थे, पूना में, यरवादा जेल में। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे फास्ट अनटू डेथ किया, मतलब आमरण अनशन किया, जिसके तहत बाद में आके एक एग्रीमेंट साइन होता है कांग्रेस के लीडर्स और डिप्रेस क्लासेस के बीच में, जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं। जिसमें ये कहा गया कि कोई कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं बढ़ाया जाएगा, मतलब डिप्रेस क्लासेस के लिए कोई अलग से इलेक्शन नहीं होगा, हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट ही होगा, लेकिन उसमें डिप्रेस क्लासेस के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाएगी। तो गांधी जी वैसे उस समय जेल में इसलिए थे, अगर आपको थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में पता हो, कि गांधी जी ने जब गांधी रिविन पैक्ट हुआ था 1931 में, उसके बाद गांधी जी सेकंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए थे, लेकिन वहाँ से वो संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने 1932 में स्टार्टिंग में सोचा था कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 2.0 स्टार्ट करेंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया था, इसलिए वो पूना की जेल में थे। और इसलिए फिर उसी दौरान कम्युनल अवार्ड आया था, फिर एक पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये वो एक्ट है जिसमें से हमारा बहुत सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर प्रोविजंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं।
तो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स है। तो इसने ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होंगे, जैसा कि साइमन कमीशन ने कहा था कि ऐसा एक फेडरेशन बनाओ, लेकिन ये फेडरेशन कभी भी बन नहीं पाया, मतलब ये कभी आया नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया ऐसा फेडरेशन। और इसने सेंटर और प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को भी तोड़ दिया, मतलब फेडरल लिस्ट बना दिए कि मतलब जिसमें सेंटर के रूल्स होंगे, मतलब सेंटर के सब्जेक्ट्स होंगे। एक इसने फिर प्रोविंशियल लिस्ट बना दी जिसमें प्रोविंसेस की आइटम्स होगी। फिर एक इसने कॉन्करेंट लिस्ट बना दी जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। आपको पता होगा हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 7th शेड्यूल है उसमें जो उसका जो आइडिया है वो हमने यहीं से लिया है, ठीक है। और रेसिडुअरी पावर्स दे दी गई वाइसरॉय को। रेसिडुअरी पावर्स वो होती है जो फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट इन तीनों में किसी में भी नहीं आती। तो जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स बच गए वो वाइसरॉय के पास चले गए, तो उसमें वाइसरॉय को अधिकार था कि वो उसमें कानून बना सके। और जैसा कि साइमन कमीशन ने कहा था कि डायरची जो है प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दी जानी चाहिए, ऐसे ही इसलिए इसमें प्रोविंसेस में डायरची अबॉलिश कर दी गई और इसके बदले एक प्रोविंशियल ऑटोनोमी लाई गई। और इसने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी प्रोविंसेस में, जिसमें गवर्नर को ज़रूरी हो गया कि वो काम करे विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर और रिस्पॉन्सिबल रहे गवर्नर इसके प्रति, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के प्रति। और ये आया 1937 में, लेकिन ऐसा करना डिसकंटिन्यू हो गया 1939 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, डायरची तो अबोलिश कर दी थी प्रोविंसेस में, लेकिन डायरची अडॉप्ट कर ली सेंटर में। 1919 के एक्ट में इन्होंने डायरची अडॉप्ट करी थी प्रोविंसेस में, लेकिन अब इन्होंने अडॉप्ट कर ली सेंटर में। मतलब फेडरल सब्जेक्ट्स को अब इन्होंने डिवाइड कर दिया रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। लेकिन ऐसा कभी प्रोविज़न आ नहीं पाया, कभी ऑपरेशन में नहीं आ पाया, लेकिन ये इन्होंने प्रोविज़न इसमें ऐड किया था, ठीक है। आगे बढ़ते, तो इन्होंने बाइकैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस किया। जो 11 प्रोविंसेस थी, 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंस में इन्होंने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन कौन सी थी वो, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं आज। एंड इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया, डिप्रेस क्लासेस में भी बढ़ा दिया, शेड्यूल कास्ट, वुमेन, लेबर, इसमें भी इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया। एक काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था 1858 के एक्ट में, उसको अबॉलिश कर दिया गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कुछ एक एडवाइज़र्स प्रोवाइड किए गए एक टीम के तौर पे, ठीक है। इन्होंने फ्रेंचाइज को बढ़ा दिया। 10% पॉपुलेशन जो थी अब उनको वोटिंग राइट मिल गए, लेकिन ये 10% पॉपुलेशन काफ़ी रिच होती थी, काफ़ी उनका एजुकेशन लेवल अच्छा था, मतलब एक जो नॉर्मल एक ग्राउंड लेवल पे एक इंसान होता है उसको वोटिंग राइट नहीं था। इन्होंने एक आरबीआई का गठन किया ताकि वो कंट्रोल कर सके करेंसी को, क्रेडिट को। इन्होंने एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया गया। 1919 के एक्ट में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था। और इसमें फेडरल कोर्ट का भी गठन किया गया, जो कब सेटअप हुआ, 1937 में। आगे बढ़ते हैं, आगे है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो अब ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे क्लीमेंट एटली। उन्होंने देख लिया कि भैया स्थिति तो हो रही है ख़राब, अब तो कंट्रोल होने वाली है नहीं। तो क्योंकि एजिटेशंस भी बहुत हो रहे थे हिंदू मुस्लिम के बीच और World War II भी हो रहा था, तो उनको काफ़ी फोर्स भी था उनकी जो अलाई कंट्रीज थी वहाँ से कि इंडिया का सपोर्ट चाहिए, और उनको रिसोर्सेज भी कम हो रहे थे कि वो इतनी बड़ी कंट्री पे रूल कर सके। तो उन्होंने Feb 20 1947 को डिक्लेयर कर दिया कि जो उनका ब्रिटिश रूल है इंडिया में ख़त्म हो जाएगा 30 जून 1948 तक। इसको हम फेब्रुअरी डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। लेकिन एजिटेशंस बहुत ज़्यादा हो गए थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, जिसकी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन को 3 जून 1947 को एक पार्टीशन प्लान रखना पड़ा, जिसको हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं, जिसके तहत उन्होंने जो हमारा पार्टीशन प्लान बता दिया और हमें जो आज़ादी थी वो जल्दी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और ये जो माउंटबेटन प्लान था, पार्टीशन प्लान था, इसको दोनों ने ही एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी। और ये एक इसको करने के लिए इन्होंने, ब्रिटेन ने एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को अनेक्ट कर दिया। अब ब्रिटिश रूल जो था, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म हो गया और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट का दर्जा मिल गया। कब से, 15 अगस्त 1947 से। इस एक्ट की वजह से 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बने, जिसमें से दोनों को अधिकार था कि वो चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते हैं।
इन्होंने वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट को अबॉलिश कर दिया और दोनों डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया, जो अपॉइंट होता था ब्रिटिश किंग के द्वारा, और जो ब्रिटिश किंग अपॉइंट करती थी गवर्नर जनरल को, वो डोमिनियन कैबिनेट के एडवाइस पे करती थी। इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, तब ये दोनों डोमिनियन स्टेटस थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि अभी भी गवर्नर जनरल की पोस्ट थी जो ब्रिटिश किंग ही अपॉइंट कर रहे थे। जब इंडिया अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है 24 जनवरी 1950 को, तब बेसिकली इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, तब इंडिया रिपब्लिक होता है। उससे पहले इंडिया डोमिनियन था। आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को भी एम्पावर कर दिया गया कि दोनों नेशन को, कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो और आप किसी भी एक्ट को रिपील कर सकते हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस एक्ट क्यों ना हो। और इस एक्ट के तहत दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर किया गया कि वो अपनी टेरिटरीज के लिए कानून बना सकते हैं। और अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट जो 15 अगस्त 1947 के बाद पास होगा वो लागू नहीं होगा उन दोनों डोमिनियंस पे। ठीक है। इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को भी अबोलिश कर दिया गया और उसके जो फंक्शंस थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिए गए। जो पैरामाउंसी थी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर वो भी ख़त्म हो गई। जो ट्रीटी रिलेशंस थे ब्रिटेन के ब्रिटिश गवर्नमेंट के विद ट्राइबल अफेयर्स वो भी ख़त्म हो गए। प्रिंसली स्टेट्स को आज़ादी मिल गई, चाहे वो इंडिया ज्वाइन करे या पाकिस्तान ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट रहे। और ब्रिटिश मोनार्क की जो पावर थी, जो राइट था बिल को, वीटो बिल्स का, उसको भी डिप्राइव कर दिया गया, उसको भी हटा दिया गया। और ये राइट जो था अभी गवर्नर जनरल के पास आ गया था। ठीक है। और इन्होंने जो अपॉइंटमेंट थी सिविल सर्विस की वो भी ख़त्म कर दी गई। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स 15 अगस्त 1947 से पहले नियुक्त हुए थे वो, उनको सारे बेनिफिट्स अभी भी मिल रहे थे। ठीक है। तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बस एक बार आपको ऊपर से देख लेना है इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, क्योंकि कुछ एक दो पॉइंट बना के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में आने की तो संभावना बहुत ही कम है, लेकिन एक आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक थोड़े से फैक्ट्स है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। ठीक है। और जो हमारे इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी ना हमारी इंडिया की 1946 में, उसके जो भी मेंबर्स थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर्स थे। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड होंगे ऑब्वियसली कौन होंगे, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है तो वाइसरॉय होंगे हेड। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये वाला क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ चुके हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। एक बार इस पे नज़र मार लेना आप इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में कि किस किस मेंबर को क्या क्या पोर्टफोलियो मिले थे। जवाहरलाल नेहरू को जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स कॉमनवेल्थ रिलेशन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था, राजेंद्र प्रसाद को क्या था, जॉन मथाई को क्या था, जगजीवन राम को क्या था। ये आपको याद नहीं करना, एक बार आप बस ऐसे नज़र मार सकते हो, बस पता होना चाहिए, एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947, ये याद कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है और ये ज़रूरी भी है पढ़ना। जैसे जो हमारी फर्स्ट कैबिनेट जो थी हमारी फ्री इंडिया की, उसमें मेंबर्स को क्या क्या पोर्टफोलियो थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू तो पता ही है प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक्सटर्नल अफेयर्स भी था उनके पास, कॉमनवेल्थ रिलेशन भी थे और साइंटिफिक रिसर्च भी था। वल्लभ भाई पटेल को होम था, इंफॉर्मेशन था, ब्रॉडकास्टिंग था। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन था। जॉन मैथाई को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट था। आर के शंगमू चेट्टी को फाइनेंस था। BR अम्बेडकर को लॉ था। जगजीवन राम को लेबर था। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस था। राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ था। CH भाभा को कॉमर्स था। राफ़ी अहमद किदवाई को कम्युनिकेशन था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्री एंड सप्लाईज था और VN गडजिल को वर्क्स माइंस एंड पावर था। ठीक है। तो आज हमारा ये जो लेक्चर है यहीं ख़त्म होता है। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले तो हमने आज साइमन कमीशन के बारे में जाना, उसके बाद हमने कम्युनल अवार्ड के बारे में जाना, अब हमने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जाना, फिर हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में जाना, उसके बाद थोड़ा सा हमने इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स और उसके पोर्टफोलियोज़ देखे, और ऐसे हमने फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 के मेंबर्स और पोर्टफोलियो देखे। तो आज हमारा जो लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।